नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल प्रयास मंत्रा और मैं आपका दोस्त नरेश रावत आपके अपने इस चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगामी स्टेट को ध्यान में रखते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास की जो सीरीज़ हमने चला रखी है उसका जो आज 25वां वीडियो आपकी सेवा में लेकर के उपस्थित हूँ, क्योंकि पिछले 4 वीडियोज़ में हमने हिंदी भाषा और उसका विकास जो टॉपिक है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ा है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। पहला प्रश्न है, पाली भाषा का वैकल्पिक नाम क्या है? देखिए, पाली भाषा का जो वैकल्पिक नाम है वो माधवी है, क्योंकि जो माधवी भाषा है उसको पाली का वैकल्पिक रूप ही माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, माधवी। दूसरा प्रश्न है, प्राचीन लिपि यानी जो देवनागरी का विकास किस लिपि से हुआ था? वो कहना चाह रहे हैं कि ये बताइए कि जो देवनागरी लिपि है वह लिपि किस लिपि से जन्मी है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है कुटिल लिपि से, जो कि हमारे ख पार्ट में दिया हुआ है। सही उत्तर है कुटिल लिपि से। तीसरा जो प्रश्न है, किस लिपि का संबंध गधे के होठों को जोड़कर माना जाता है? देखिए, गधे को कहते हैं खर और होठों को कहते हैं उष्ट। तो ये लिपि है खरोष्टी। खर मतलब गधा और ओष्ठ मतलब होठ, कि गधे के होठों को जोड़ करके जो लिपि बनी वो बनी है खरोष्टी लिपि, जो कि हमारे ग जो ऑप्शन है उसमें दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है खरोष्टी लिपि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट किस पत्र के संपादक थे? तो बाल कृष्ण जो भट्ट थे उन्होंने लिखा है प्रेम प्रदीप, जो कि हमारे ख भाग में दिया हुआ है। तो सही उत्तर है प्रेम प्रदीप। अगला प्रश्न है, पंडित रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित ग्रंथ है, यानी प्रश्न कहना चाहता है कि पंडित रामचंद्र शुक्ल द्वारा कौन सा ग्रंथ है जो संपादित किया गया था? तो उनका सबसे चर्चित एक ग्रंथ है जिसका नाम है हिंदी शब्द सागर, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर क में या ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर ने इंडो जर्मनिक नाम किस भाषा परिवार को दिया है? अब देखिए, इसको थोड़ा सा उन्होंने बदल दिया है। हमारा जो भाषा परिवार है वो है भारत और यूरोपीय परिवार, तो हम उसको बोलते हैं भारोपीय परिवार। बस इस क्वेश्चन की थोड़ी स्टेटमेंट चेंज कर दी है। इंडो जर्मनिक, इंडिया की और जर्मन की, यानी यूरोप जो है वहाँ के जो भाषाएं हैं वो किस परिवार में आई? तो उत्तर होगा भारोपीय परिवार, जो कि हमारे ख में दिया हुआ है। तो उम्मीद करूँगा कि सारे क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे और आप उसे अच्छी तरह से नोट भी कर रहे होंगे। अगर हमारे इस प्रश्नों की किसी को PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम
चैनल से ज़रूर ज्वाइन करिए, वहाँ पर सारे जो PDF हैं वो डाल दी जाती हैं। चलिए अगला की तरफ बढ़ते हैं। ग्रीक वासियों ने भारत के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? तो जो ग्रीक के लोग थे उन्होंने भारत को कहा सबसे पहले इंडिया। इंडिया जो है वो ग्रीक वासियों ने भारत के लिए कहा था, तो जो कि ऑप्शन नंबर ग में दिया हुआ है इंडिया। यानी ये जो इंडिया है ये शब्द जो है वो ग्रीक लोगों ने दिया था। आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, शब्द की ध्वनियों के पारस्परिक स्थान परिवर्तन को कहते हैं, यानी क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं भाषा व्यपय। यानी अगर शब्द की जो ध्वनियाँ हैं उनमें थोड़ा बहुत बदलाव आ जाए तो उसे कहेंगे भाषा व्यपय, यानी भाषांतर में बदलाव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है क, भाषा विपर्य। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पागलों द्वारा सामान्य भाषा में तोड़फोड़ से बने रूप को क्या कहते हैं? तो जो पागल होते हैं उन्हें कहा गया है विक्षिप्त। जो समझ नहीं पाता है, जो तर्क नहीं कर सकता है, जो अपनी ही दुनिया में मस्त रहता है, उसे कहते हैं हम पागल। तो उसके लिए इन्होंने यूज किया है विक्षिप्त भाषा, जो कि ऑप्शन नंबर क में दिया हुआ है। विक्षिप्त भाषा ये पागलों की भाषा को कहते हैं। अगला प्रश्न है, अर्धमागधी से निकली आधुनिक भाषा कौन सी है? तो अर्धमागधी से निकली हुई जो आधुनिक भाषा है वो पूर्वी हिंदी है। पूर्वी हिंदी जो है वो अर्धमागधी से निकली है। इसमें आपको मिलेगी अवधी, अवधी के साथ साथ में बघेली, ठीक है, और छत्तीसगढ़ी। ये जो हैं वो पूर्वी हिंदी की भाषाएं हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है 11वां। हिंदी की उपभाषाओं की कुल कितनी बोलियां हैं? तो जो हिंदी की उपभाषाएं हैं उनकी टोटल बोलियां हैं 17। तो 17 जो है वो हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अवधी का संबंध पाली से मानने वाले विद्वान कौन हैं? यानी प्रश्न पूछना चाह रहा है कि जो पाली भाषा से जो अवधी का निकास हुआ है ऐसा मानने वाले कौन से विद्वान हैं? तो विद्वान हैं, उनका नाम है बाबूराम सक्सेना। तो ये ऑप्शन नंबर ग में दिया गया है। अगला प्रश्न है, पुरानी अवधी की प्रथम उपलब्ध रचना कौन सी है? तो अब यहाँ देखो थोड़ा सा और ट्विस्ट करके पूछा कि अवधी भाषा का जो प्राचीन रूप है उसकी प्रथम उपलब्ध रचना कौन सी है? तो ये अवधी की सबसे प्राचीन जो रचना है वो है राउरबेली। राउरबेली कहते हैं उसको, राउरबेली, यानी ऑप्शन नंबर ग इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए 14वां प्रश्न की ओर बढ़ें। हमारा 14वां प्रश्न है, अमीर खुसरो के उस ग्रंथ का नाम बताओ जिसमें अवधी शब्द को सर्वप्रथम भाषा के अर्थ में प्रयुक्त किया गया। तो अमीर खुसरो का उस पुस्तक का नाम पूछ रहे हैं, उस ग्रंथ का नाम जिसमें सबसे पहले उन्होंने अवधी भाषा के अर्थ में उसको प्रयुक्त किया था। तो उस पुस्तक का नाम है नौसीपुर। तो जो कि ऑप्शन नंबर क में दिया गया है। ये अमीर खुसरो का ग्रंथ है।
आपको ध्यान होगा कि अमीर खुसरो हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी के भी अच्छे विद्वान थे और साथ ही साथ उन्हें संगीत का भी पूरी जो है वो नॉलेज थी, क्योंकि वो कई राजाओं के दरबार में उनके दरबारी कवि के रूप में थे। चलिए अगले तरफ बढ़ते हैं। अवधि की प्रथम रचना राउरबेली के रचनाकार का पूरा नाम क्या है? तो उनका नाम है, राउरबेली की लिखी है वो रामपाल से या राम सिंह ने, नाम है मुनि राम सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर क में दिया हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आगे देखें, दक्षिण भारत में देवनागरी लिपि के प्रचार का समय क्या है? तो ये कहना चाह रहा है कि दक्षिण भारत में जब हमारी देवनागरी लिपि प्रचार प्रसार किया गया तो उसका क्या समय है? ये है ईसा की 8वीं सदी। ये लगभग माना है, ईसा मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा की 8वीं सदी से लगभग ये माना गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आएगा आपका क पार्ट में। ये लीजिए। अगला प्रश्न है, पुरानी हिंदू की कृति हिंदी का दीवान मसूद साद सालिया की रचना है, इसका कालक्रम क्या है? देखिए इसका कालक्रम लिखा है 1900। ये जो साइड में हमने लिखे हैं इसको दो तरीके से लिखा है, एक तो कालक्रम में, एक कवियों का। तो इसका समय है वो है 1900, ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पुरानी हिंदी की रचना कुरान का हिंदी अनुवाद किसकी रचना है? देखिए यहाँ भी कहा है कि पुरानी हिंदी की रचना और कुरान का हिंदी अनुवाद जो है अब्दुल इराकी की रचना है, जो कि ऑप्शन नंबर ग में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, तुर्की मुसलमानों का मध्य देश तथा उत्तर भारत पर 1206 ईस्वी पूर्व 1536 तक रहा। इनकी कौन कौन सी या जो कमियां जो थीं उनके शासन में रह गई थी? ये कहना चाह रहा है कि जो 1206 से लेकर के 1536 ईस्वी तक का उनका जो समय था उसमें क्या क्या कमी रह गई थी? तो यहाँ है, ये जो हैं वो सबसे आखिरी में थे, वो थे सुल्तान मसूद महमूद की। तो इसको बताया गया कि सबसे ज़्यादा कमी किस उनके शासन में रख रहे थे, उनका नाम था सुल्तान महमूद की। आगे देखिए, ये ऑप्शन नंबर आपका है आपका बी ये रहा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। सिद्धों की भाषा हिंदी न होकर स्पष्ट ध्वनि का उदाहरण दीजिए। देखिए सिद्धों की जो भाषा हिंदी न होकर के स्पष्ट ध्वनि का उदाहरण, ये क्या कहना चाहता है कि इनकी भाषा सिंधी नहीं थी, हिंदी नहीं, लेकिन उसका स्पष्ट उदाहरण क्या है? वो है अपभ्रंश, जो कि हमारे अपभ्रंश जो है वो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो सिद्धों की जो भाषा हिंदी न होकर के स्पष्ट ध्वनि का उदाहरण दीजिए, तो उनकी कौन सी भाषा थी? वो थी अपभ्रंश। तो जो ख उत्तर है वो हमारा इसका सही है। तो दोस्तों ये थे हमारे वो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए लेकर आए थे। अभी एक वीडियो और हमारी बाकी है, जल्दी ही वो भी आपके लिए हम जल्दी लेकर के आएंगे, हिंदी भाषा और उसका विकास। उसके बाद फिर काव्य शास्त्र के कुछ टॉपिक्स हैं वो आपके लिए लेकर के आएंगे। उम्मीद है कि हम एस्टेट की परीक्षा होने से पहले पहले 1500 से प्लस क्वेश्चन आपके लिए करा दें। अगर हमारा ये प्रयास आपको सार्थक लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें। और अगर आप कोई सुझाव है तो वो भी बिल्कुल दें, कमेंट्स के सेक्शन में उसे लिख दें। पूरी कोशिश करें कि आपकी समस्या का हम निवारण कर दें।
तो जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।